Okay, so let's continue with करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे जहां हमने पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हमने इसको छोड़ा था। तो एक हल्के से रिवीजन के साथ मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं कि हमारा इंटरेस्ट है कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके लिए हम कुछ इस तरीके का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ कॉर्नर पे, रो L by A, ठीक है। here you can see it here, rho L by A, where rho is the resistivity which is a constant depending on the material. L and A are the physical dimensions as such length and area of cross section. तो जितने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं उन सभी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में हम अक्सर तीन तरीके के या कह लीजिए कि चार तरीके के अलग अलग पैटर्न पर अपनी सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि लेंथ, तो किसी गिवन कंडक्टर के अंदर कितनी लेंथ को क्रॉस करते हुए करंट फ्लो करता है उसे हम यहां कंसिडर करते हैं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर हमारे पास इस तरीके के शेप का गिवन है। अगर बच्चों हम ये कहते हैं कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इसकी लेंथ L है, तो यहां पे हम L लिखेंगे। एंड इफ वी से दैट कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर करंट एंटर करता है और बाद में जिसको क्रॉस करने के बाद दूसरे एंड से बाहर आता है, तो ये A हम यहां पे लिखेंगे। बट सपोज, थोड़ा ध्यान लगाना, समझना इस बात को, कि इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप है लेकिन करंट यूं फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर हम ये कहते हैं कि इस वायर का डायमीटर D है, तो हम लेंथ के नाम पे क्या लिखेंगे? क्या वाकई D। इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ लिखेंगे या वो लेंथ लिखेंगे जिसको कवर करता हुआ करंट मूव कर रहा है? तो हम यहाँ लेंथ के नाम पे इस फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? D। D लिखेंगे। और फिर ज्योमेट्रिकली हम चेक करेंगे कि कितना एरिया करंट क्रॉस कर रहा है, कितने एरिया के थ्रू वो एंटर कर रहा है और कितने एरिया के थ्रू वो बाहर आ रहा है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर A मेंशन करते हैं। तो ये हमारा एक जनरल सिनेरियो ऑफ कैलकुलेशन है। अब इसी सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन में मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग न्यूमेरिकल्स लिए। अब होता ये है कि इफ वी हैंडल अ कंडीशन इन विच ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट ग्रेजुअली अगर लेंथ या एरिया वेरी करने लगता है, चेंज होने लगता है, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। अब इसी डिस्कशन में एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसकी ज्योमेट्री हमने कल डिस्कस की, आज इसके करंट के कैलकुलेशन पर हम बात करेंगे। वो ये था कि हमारे पास एक एनुलर डिस्क है जो कुछ इस तरीके की दिखती है। ये शेप आपको याद होगा। अब इस एनुलर डिस्क को हमने क्या किया, चार अलग अलग पार्ट्स में हमने इसको काट दिया, लाइक दिस, ऐसे। तो इसका एक जो कटा हुआ कर्व्ड पार्ट है 90 डिग्री वाला, वो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, लाइक दिस। अब चूंकि हम ये कहते हैं कि इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है, तो सिर्फ इतना पोर्शन अगर हम चेक करें, सिर्फ इतना पोर्शन, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, B माइनस A होगा, है ना। ये यहाँ पे इफ आई जस्ट कंटिन्यू विद दिस, तो ये मुझे यूं ही कंटिन्यू करना पड़ेगा ना बेटा, ये ऐसे आ रहा है ना बेटा अंदाजा। Yes, sir. तो जाहिर बात है यहाँ कहीं सेंटर होगा, यहाँ तक का पोर्शन A है और फिर ये पूरा बाहर तक का पोर्शन जो है ये B है। तो सिर्फ ये छोटा सा सेगमेंट जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया है, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो वो हमें फौरन पता चल जाएगा कि वो B माइनस A है। दूसरी बात कि अगर हम इसकी थिकनेस देखते हैं, इसकी थिकनेस देखें, ये H, तो इसको अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल रखें यहाँ पे तो ये H हो जाएगा। तो ये H यहाँ पे समझ में आ गया, ये सुनो। Yes, sir. अच्छा आप ये बताएं कि इसका फिर आउटर रेडियस के हिसाब से टोटल लेंथ, टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है इसका? 2 पाई b होता है ना, आउटर रेडियस के हिसाब से। ये आउटर रेडियस के हिसाब से, ये सुनो बेटा।
यस सर। तो ये 2 पाई बी हो जाएगा। अब जस्ट इमेजिन करें हम इसको फिर आधे में काट दें तो ये आउटर रेडियस के हिसाब से हाफ कितना पोर्शन होगा? हाफ 2 पाई बी का आधा पाई बी। पाई बी। वेरी गुड, थोड़ा क्विकली आंसर करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन रेज करें प्लीज। अगर कुछ डाउट होता है तो क्वेश्चन रेज करें, और अगर समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है बात, तो आंसर करें। अब हमने तो आधे में का भी आधा कर दिया ना, हमने तो 1/4 ले लिया, तो फिर मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी है? पाई बी बाई 2। वेरी गुड, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इसकी ज्योमेट्री मैं आपको कल बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा था कि ये h हो गया, ये b माइनस ए हो गया, ये पाई b बाई 2 हो गया अकॉर्डिंगली। अब इसमें मैं 3 तरीके से करंट को फ्लो कराने की कोशिश कर रहा हूं। एक ये कि करंट ऐसे एंटर करेगा इस फेस से और यूं लेंथ क्रॉस करके दूसरे फेस से बाहर आ जाएगा, तो ये समझ आ जाता है कि ये लेंथ में जो है पाई b बाई 2 इस हिसाब से मूव करेगा अप्रोक्सीमेटली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पर इसका बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इसने यहाँ पे पार किया या एंटर किया। जैसे ये वाला एंड आप देखें तो ये वाला एंड b माइनस ए है और इसकी हाइट h है, तो इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम फौरन इसका एरिया निकाल सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू b माइनस ए इंटू h। ऐसा नो, ठीक हो रही है बेटा बात? यस सर। तो करंट अगर ऐसे गया, तो अगर करंट यूं अंदर से बाहर जाने लग गया, मान लो अंदर से बाहर ऐसे करंट अगर जा रहा है, तो इसमें लेंथ चेंज हो जाएगी, एरिया चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसा करते करते मैंने आपके सामने 3 अलग अलग क्राइटेरिया रखे। अब मैं इन तीनों क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि एक्चुअली यहां पर रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। आइए सबसे पहले सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3, इसमें करंट ऐसे ऊपर से एंटर करता है और नीचे वाले फेस से बाहर आ जाता है, ये लाइक दिस। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो ये बताइए कि लेंथ के लिए हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? करंट ने कितनी लेंथ ट्रेवल करी? ऐसे ऊपर से एंटर H. कर और नीचे से बाहर आता है। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। तो लेंथ के नाम पे हमें लिखना पड़ेगा h। अब सवाल यह है कि हम एरिया के लिए क्या लिखें? तो हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि क्या ये एरियाज चेंज हो रहे हैं। अगर चेंज हो रहे हैं तो फिर हमें इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। अब जैसे आपने देखा h चेंज नहीं हो रहा है, चाहे करंट इस एंड से जाके दूसरे एंड से यहां बाहर आए, या यहां से जाके यहां बाहर आए, या बीच में से ऐसे एंटर करके कहीं यहां से बाहर आ जाए, सभी केसेस में उसको h लेंथ थिकनेस उसका क्रॉस करके बाहर आना है। तो सभी केसेस में जो है l है वो इक्वल टू h हो जाएगा। अब क्वेश्चन है एरिया कैसे निकालें? तो बेटा अगर आप गौर करते हो, ध्यान देते हो, दिमाग चलाते हो, तो ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं ना, ये एरिया करंट एंटर करता है। सही जा रही है बच्चों बात? यस सर। और एग्जैक्टली वैसा ही एरिया जो इसके नीचे है, यहां 3 डायमेंशनल व्यू में इमेजिन कर पा रहे हो आप? ये ऊपर का Yes, sir. सरफेस जैसा है ना, एग्जैक्टली वैसा ही इसके नीचे उतना ही है, उसमें से वो बाहर आता है। मतलब थ्रू आउट दिस फ्लो क्या एरिया में कोई चेंज हुआ था क्या? No. नो। नहीं हुआ, मतलब एरिया भी कांस्टेंट है। तो हम इंटीग्रेशन से बच गए, हमें कोई इंटीग्रेशन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट इतना बच जाता है कि हम एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मैं समझता हूं बच्चों बहुत आसान है। एक काम करो, जस्ट इमेजिन करो कि ये अगर सर्कल कंटिन्यू होता है तो ये कुछ यूं जाएगा, ये कुछ यूं जाएगा, है कि नहीं? ये कुछ यूं जाएगा, बात सही जा रही है? और ये पीछे से ये कुछ यूं आएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके का बनेगा। इफ आई जस्ट रीड्रॉ इट, इफ आई जस्ट रिकंसिडर इट टू ड्रॉ, तो ये लाइक दिस, इसके बिल्कुल नीचे लाइक दिस, और ये ऐसे बड़ा सा इसके बिल्कुल नीचे, ये यूं बड़ा सा। ठीक है? यस सर। एक्चुअली में तो इसको बराबर फेस टू फेस बनाना चाहिए मुझे, ये ऐसे फेस टू फेस बना दिया। ठीक हो रही है बात? यस सर। बिल्कुल फेस टू फेस बनाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 डायमेंशनल डायग्राम को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सकूं, थोड़ा सा मुझे टफ हो रहा है स्टाइलस यूज करते हुए करना, बट आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो बच्चों बेसिकली हमने एरिया लिया कितना, ये देखो तो हमने 1/4 लिया है।
ये हमने 1/4 लिया बेटा, ये वाला हमने सिर्फ 1/4 लिया है, दिख रहा है? सिर्फ Yes, इतना sir. सेगमेंट लिया हमने यहाँ पर। तो मुझे बताओ कि ये टोटल सरफेस का एरिया है कितना? टोटल सरफेस का एरिया असल में कितना है? 5b square. नहीं 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 नहीं, ध्यान से समझो। टोटल सरफेस एरिया है पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। बीच में खाली है ना बेटा, बीच में खाली है ना। मटेरियल तो बच्चों इधर भरा हुआ है ना, ये इधर भरा हुआ है ना मटेरियल, है कि नहीं? मटेरियल तो इधर भरा हुआ है। तो असल अंदर तो टोटल पाई बी स्क्वायर हो गया, लेकिन उसके अंदर से पाई ए स्क्वायर वाला फैक्टर निकाला गया है, खाली पोर्शन है। तो Yes, टोटल sir. स्पेस पर एरिया है कितना? Pi b minus a square. पाई बी स्क्वायर Square minus pi a square. हाँ, पाई बी माइनस ए स्क्वायर नहीं है वो, पाई बी स्क्वायर एक अलग फैक्टर पूरा टोटल, उसमें से पाई ए स्क्वायर माइनस किया। फर्क आया समझ में? Yes, sir. अगर मैं ये टोटल एरिया की बात करूं ना बेटा, तो वो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर है, लेकिन हम तो उसका 1/4 यूज कर रहे हैं। हम उसका 1/4 यूज कर रहे हैं, सिर्फ इतना यूज कर रहे हैं हम उसका 1/4 पोर्शन। तो सोच के देखो ये एरिया कितना होना चाहिए? Pi b Pi b square square minus pi minus a pi square a upon square 4. divided by 4. शाबाश, खत्म, विन विन सिचुएशन हो गई। अब सोचो कि इस सिचुएशन में अगर हमने रेजिस्टेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे? डेंसिटी रो, एल की जगह क्या आ गया? H. H. एच डिवाइड बाय ए की जगह क्या आएगा? Pi b square minus pi a square. और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर सकते हो ना भाई, कॉमन ले सकते हो ना थोड़ा बहुत। आया समझ में? Yes, sir. ओके, अब ये कांस्टेंट था, इसमें सिर्फ एक ही टास्क था आपका कि आपने एरिया पकड़ना है ठीक से। तो आपको कोई इंटीग्रेशन यहां नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन आपने ठीक से करना था कि एरिया कितना एक्सपेक्टेड है यहां पे। तो आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ पाए, आई होप सो। यस। Yes, sir. Yes. अब आते हैं इधर सेकंड सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन में बड़े ध्यान से सुनना। सेकंड सिचुएशन में हो ये रहा है कि हम करंट ऐसे जो अंदर वाला पोर्शन है ना, यहां से क्रॉस करके बाहर वाले पोर्शन पे ले जा रहे हैं। तो बच्चों जैसे जैसे करंट अंदर एंटर करता जा रहा है, वैसे वैसे क्या उसके सामने बड़ा एरिया आता जा रहा है? देखो करंट एंटर करते वक्त ना बेटा, इतने छोटे से एरिया में से एंटर कर रहा था ये सामने का फेस, और जब करंट लीव कर रहा है, तो जब वो लीव कर रहा है तो ये बड़े वाले फेस में से लीव कर रहा है। इमेजिन कर पाए आप? Yes, sir. तो यहां एंट्री करते वक्त ये जो एरिया बन रहा है, ये वाला दिखा आपको? Yes. ये छोटा है, और करंट जब लीव कर रहा है तो ये जो बड़ा वाला एरिया यहां पे बन रहा है, ये दिखा आपको? ये देखो यहां पे, Yes. ये बड़ा है। तो एंटर करते वक्त ऐसे छोटे पोर्शन में से एंटर कर रहा है, लेकिन लीव करते वक्त से बड़े पोर्शन में से एंटर कर रहा है, यूं सामने से ऐसे। ऐसा था, तो ये बड़ा होता जा रहा है। तो लगातार करंट के लिए एरिया एक्सपांड हो रहा है। समझे नहीं समझे? Yes, sir. तो यहां एरिया कांस्टेंट नहीं है, अगर देखा जाए तो एरिया इज नॉट कांस्टेंट। हाँ, आप ये कह सकते हो कि करंट जितनी लेंथ में से करंट ट्रैवल कर रहा है वो कांस्टेंट है, और वो तकरीबन आप कह सकते हो कि नहीं, इवन लेंथ के लिए, हाँ लेंथ आप कांस्टेंट कह सकते हो, बी माइनस है, सब जगह बी माइनस ही होगी। गेटिंग इट राइट? यहां अंदर भी मेजर करोगे तो बी माइनस ही होगी ना, ये इन दोनों के बीच का गैप, ये फ्रंट फेस और बैक फेस के बीच का गैप तो बी माइनस ही होगा, कहीं भी जाके देखो। तो लगातार यहां पे एरिया में वेरिएशन आता गया, तो कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, तो क्या आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी? Yes. Yes, sir. अब इंटीग्रेशन यूं ही हवा में नहीं किया जाता, उसके लिए हमको एक एलिमेंट चॉइस करना पड़ेगा।
और उन एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ के टोटल बॉडी का रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, और वो जोड़ने का नाम ही इंटीग्रेशन है। वो जोड़ने का जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं एक एलिमेंट को चॉइस करने की कोशिश करता हूं यहां पे। तो यूं ऐसा है, ये सामने से फेस ऐसे टर्न लेके मान लो इधर आ गया, ये पीछे वाला फेस ऐसे टर्न लेके मान लो इधर आ गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये यूं आ गया, ठीक है, और ये कुछ हद तक इधर। अब थोड़ा सा बना हुआ दिख रहा है, अच्छा सा टुकड़ा। यस, 1/4 क्वार्टर दिख रहा है। Yes, yes. अब इसमें लेना है एलिमेंट। अब कुछ बातें आप समझो कि ये असलियत में तो पूरी ऐसी डिस्क थी, इसका कहीं सेंटर भी रहा होगा, कहीं सेंटर भी रहा होगा इसका बेटा, समझ रहे ना बात को। Yes, sir. और उसी सेंटर से जब आपने देखा तो ये पोर्शन का जो रेडियस है ना वो ए है। अगर आप दिमाग चलाओगे, उसी सेंटर से आपने देखा तो इस वाले पोर्शन का रेडियस कितना था, ए, और इसके पीछे वाले पोर्शन का रेडियस अगर आप चेक करोगे ये वाला, तो ये बी था। सही जा रहे हैं। Yes, sir. तभी तो आपने ये दोनों के बीच का जो गैप निकाला, यानी कि यहां आपने जब बोला तो आपने ये बी माइनस ए बोला था आपने, Yes. और ये जो हाइट है ये एच है। अब क्वेश्चन है हम एलिमेंट कैसे लें, तो बहुत आसान है, एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा, कितनी दूर, तो मान लेते हैं एक्स इतनी दूर, कितनी थिकनेस का, डी एक्स इतनी थिकनेस का, और इस छोटे से टुकड़े को आगे कंटिन्यू करते हैं, यूं ये कंटिन्यू होता जाएगा इधर तक, ये यूं ऐसे कंटिन्यू होगा इधर तक। समझ पाए बेटा। Yes, sir. और बिल्कुल इसके नीचे ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, और ये इधर साइड से दिखाऊंगा तो ऐसे, और ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 3 डायमेंशनल व्यू आपको मैं समझा सकूं। तो ये छोटा सा टुकड़ा आपको समझ में आ गया मेरा ख्याल है, बीच में का एक एलिमेंट ले लिया आपने ऐसा। Yes. हाँ, अब इसकी जो थिकनेस है वो x है। अब ये सोचो कि यहां से ये करंट निकलता है, ये ब्लू में दिखा रहा हूं, ये इतने थिकनेस को ट्रैवल करके फिर दूसरी साइड में आगे बाहर जाता है, फिर आगे जहां जाना है जाएगा करंट। तो जरा सोचो कि इस एलिमेंट के अंदर जब करंट ने ट्रैवल किया तो उसने कितनी लेंथ को ट्रैवल किया। dx. शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये सबको समझ में आई बात, Yes. पक्का 100%। Yes, sir. अब क्वेश्चन है कि इसका एरिया कैसे निकालें, इसका एरिया कैसे निकालें, क्योंकि हमने अगर इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखने की कोशिश की तो हमें दो चीजें चाहिए, लेंथ और उसका एरिया। तो सवाल है कि हम इसका एरिया कैसे निकालें। तो बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो लेंथ है, आई मीन टू से कि ये जो कर्व पार्ट है, ये कर्व पार्ट यहां से लेके यहां तक दिख रहा है बेटा आपको, ये मैं थोड़ा डार्क करता जा रहा हूं उसको, Yes, sir. इसका रेडियस एक्स है, लमसम, बिल्कुल हल्का सा, अगर मैं निग्लिजिबल थिकनेस ये मान लूं तो इसका रेडियस एक्स है। अगर ये यूं ही ज्वाइन किया जाए तो एक पूरा सर्कल बनेगा, Yes. है ना, एक पूरा सर्कल बनेगा बेटा, यूं ही ज्वाइन किया जाए तो पूरे सर्कल के हिसाब से उसकी लेंथ क्या हो सकती है। Pi x square. अरे बेटा एरिया बोल रहे हो, पाई आर स्क्वायर तो Pi एरिया। x by 2. मुझे बताओ पूरे 2 सर्कल pi के, x. हाँ अगर ये पूरे सर्कल के हिसाब से मैं यूं कंटिन्यू कर लूं तो उसकी लेंथ क्या हो सकती है, 2 pi x. 2 पाई एक्स। आधे के हिसाब से Pi x by Pi 2. x. पाई एक्स, Pi x. Pi x. हमने आधे का भी आधा यानी कि 1/4 लिया है, तो Pi इसकी, x by 2. वेरी गुड, इसकी लेंथ हो गई बेटा पाई एक्स बाई 2। ओके, और ये हम सब समझ पाते हैं कि इसकी जो हाइट है वो h है, ये हम सब समझ पा रहे हैं। अब जरा यहाँ वीडियो में देखो, ये ऐसा कर्व्ड है, ये यूं कर्व्ड है ना, ऐसा ऐसा कर्व्ड है, ऐसा दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है,
यू कर्व्ड है ना ये, Yes, sir. इसको करो सीधा, ये ऐसा था, इसको कर दो सीधा। तो बेटा अगर मैं इसको सीधा करके बाहर बनाऊं, आपको समझ में आए इसलिए, अगर मैं इसको सीधा करके बाहर बनाऊं ये यूं, अगर मैं इसको ऐसे सीधा करके बाहर बना दूं ना, तो ये यूं कुछ दिखाई देगा। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब बताओ केयरफुली कि इसकी जो हाइट कितनी है, h। बेटा इसको सीधा किया मैंने, ऐसे टेढ़ा था ना, कर्व था ना, ऐसे यूं सीधा कर दिया मैंने उसको। ये बताओ कि इसकी ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है? पाई एक्स बाई टू। सही जा रहे हैं? Yes, sir. इसको सीधा किया मैंने, पाई एक्स बाई टू। ये हाइट तो वैसी ही रहेगी जैसी है। अब ये बताओ कि इसके अंदर की तरफ थिकनेस कितनी है? dx dx dx, शाबाश। अब करंट ना बेटा इसमें ये सामने से एंटर कर रहा है ऐसे, और फिर पीछे से बाहर आ रहा है। फील हुआ क्या हो रहा है? उसको सीधा करके बनाया मैंने तो। ठीक, करंट यूं ऐसे सामने से एंटर कर रहा है और ऐसे पीछे से बाहर आ रहा है, मतलब dx पोर्शन क्रॉस करके करंट ऐसे बाहर आ रहा है। डन? Yes, sir. yes sir. तो लेंथ तो हमको पकड़ में आ गई, अब खाली एरिया निकालना है। तो जरा सोचो कि ये कितने एरिया में करंट एंटर कर रहा है जिसको मैंने शेड किया। सोच समझ के बताओ। थोड़ा भी अगर दिमाग चलाओगे तो बात समझ आ जाएगी, थोड़ा भी दिमाग चलाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। एक Yes, sir. Yes, रेक्टेंगुलर sir. शेप में मैंने इमेजिन कर दिया इसको सीधा करके। क्या आ गया आंसर? पाई एक्स बाई टू इंटू एच। h अब सोचो कि इस पूरे पूरे क्वार्टर डिस्क का रेजिस्टेंस लिखने के बजाय ये छोटे एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखते हैं, छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो बेटा अगर मैं छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखता हूं जिसे मैं कॉल करता हूं dr, तो ये आ जाएगा रो। एल की जगह मुझे लिखना पड़ेगा dx, और एरिया की जगह मुझे लिखना पड़ेगा पाई एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू एच। क्या कहते हो? Yes, sir. रो एल बाई ए, तो एल और ए का आइडेंटिफिकेशन हमको करना पड़ रहा है ना। yes sir. yes, sir. अब इसके अंदर ये जो एलिमेंट मैंने चॉइस किया, ऐसा यहां सामने भी आ सकता है एक एलिमेंट। देखो यूं अगर मैं बनाऊं तो एक सामने की तरफ आ सकता है ऐसे, एक इसके पीछे भी आ सकता है ऐसे, एक इसके पीछे भी आ सकता है ऐसे, एक और इसके पीछे भी आ सकता है ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स उसके बन सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या हमें इस तरीके से बनने वाले सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को जोड़ लेना चाहिए, yes Yes, sir. यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और सबके अंदर करंट एक जैसा ही जाएगा। जो करंट पहले सेगमेंट में एंटर करेगा वही करंट उसके बाद वाले सेगमेंट में, वही करंट उसके बाद वाले सेगमेंट में, वही करंट उसके बाद वाले सेगमेंट में। तो मानो जैसे सब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे ऐसा सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। ये देखो पहले वाला सेगमेंट इधर आएगा, इसके बाद अगला इधर आएगा, उसके बाद अगला इधर आएगा, उसके बाद अगला इधर आएगा, मतलब सब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे सीरीज में लगे हुए लगेंगे ना। पहले में करंट एंटर, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर ऐसा करते करते लास्ट में से बाहर आएगा। समझ आ रही है बेटा बात? yes sir. तो सीरीज में लगे, ये भी ख्याल रहे सब में करंट सेम जा रहा है। तो हमने करना है इसका इंटीग्रेशन। तो टोटल आर निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी का, जिसकी लिमिट्स होंगी ए से बी, क्योंकि सबसे पहला जो एरिया उसने क्रॉस करना है वो ए रेडियस के हिसाब से बना होगा, और जो आखिरी उसका एरिया क्रॉस करना है वो बी रेडियस के हिसाब से बना होगा, पीछे वाला। आई होप मैं टू द पॉइंट आपको समझा पा रहा हूं। ऑनलाइन के केस में थोड़ा सा समझाना भी मुश्किल हो जाता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना पूरी। यस, किसी को कोई डाउट नहीं ना? No, sir. No. ओके, तो इंटीग्रेट करें, लिमिट लगाएं ए टू बी। अब इसमें देखो रो का क्या मामला है, कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है? Constant. constant है। 2, ये नीचे का 2 भी बाहर आ जाएगा, पाई एच। इंटीग्रेशन चलेगा ए से बी 1/x dx, बस खाली 1/x पे इंटीग्रेशन चलेगा, क्योंकि x ही तो वही चीज है ना जो बदल रही है। सबसे इनर
पोर्शन के लिए रेडियस x का वैल्यू a हो जाएगा और सबसे आउटर पोर्शन के लिए x का वैल्यू b हो जाएगा, अगर आप गौर करें तो। ऐसा नो? Yes, sir. अब आइए देखते हैं अगला पार्ट इसका। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? Log x. log x होगा। वेरी गुड। सो ये हो जाएगा 2 रो पाई h ln ऑफ x, log नहीं होगा, वो ln होगा, ln log टू द बेस e। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। चलो आंसर बताओ। ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a, क्या कहते हो? Yes, sir. 2 रो पाई h ln ऑफ b बाई a, दैट्स इट। ये आंसर आएगा इसका। कुछ पल्ले पड़ रहा है? Yes, sir. Yes. क्या Rule होश उड़ गए हुए, खत्म हो गई बात, नहीं समझ आ रहा है? ऐसे रिकॉर्डिंग्स हुई हैं मौजूद, होपफुली मैं इसकी रिकॉर्ड्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, फिर एक बार देखें। अभी भी कुछ डाउट है तो पूछे, मैं पूरा वक्त देने के लिए तैयार हूं। हम एक पूरा लेक्चर इसको डेडिकेट कर देते हैं कि भाई ये मामला पूरा क्लियर हो जाए हमारा। आगे ना बेटा बात समझ में? Yes, sir. ओके, चलिए अब इस पर आते हैं। ये इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक और मजेदार बात आने वाली है। दिखने में तो सेम दिख रहा है, लेकिन फर्क क्या है इसमें कि करंट ऐसे एंटर कर रहा है और यूं लेंथ से क्रॉस करके दूसरे वाले फेस से बाहर आ रहा है। ऐसे अंदर नहीं जा रहा है करंट, ऐसे नहीं जा रहा है, इधर से एंटर करके यहां से बाहर आ रहा है। फर्क आया समझ में? ऐसा नो? Yes, sir. तो मैं इस डायग्राम को दोबारा यूज करता हूं। ये बहुत काम की डायग्राम है। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, मुझे इसे कैरी करने दो। ओहो, मिटा देना पड़ेगा ये सब कुछ यार, गलत जगह पे पेस्ट हो गई डायग्राम ये। मैं इसको हटा देता हूं, फिर एक बार मैं कैरी कर लेता हूं इसको। ये सब कुछ हटाना पड़ेगा। ओके, अब फिर एक बार इसको पेस्ट करता हूं। इसी डायग्राम को मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पे हमें एलिमेंट एग्जैक्टली वैसे ही चॉइस करने हैं। सिर्फ फर्क ये होगा कि वी नीड टू कंसीडर द वेरिएशन इन लेंथ। कैसे? देखो, क्योंकि इस सिचुएशन में बेटा करंट यहां से एंटर करेगा, ये करंट यूं एंटर करेगा इसके अंदर, फिर करंट इसकी पूरी लेंथ के अंदर यूं 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 ट्रैवल करता जाएगा और फिर बाहर आते वक्त यहां से बाहर आ गया। फर्क आ गई समझ में बात? Yes, sir. तो हमने एरिया एग्जैक्टली वैसे ही चॉइस किया, एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस का एरिया ले लिया हमने। नो इश्यूज, कोई टेंशन नहीं है इसमें। जरा सोच समझ के बताओ कि अगर हम इसी तरीके से कंसिडर करते जाएं और ये चेक करने की कोशिश करें कि करंट ने कितनी लेंथ ट्रैवल करी है, तो आप क्या लिख पाओगे यहां? सोच समझ के बोलो। pi x by 2. वेरी गुड बेटा, शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत अच्छे। क्योंकि करंट इस फेज से एंटर करेगा, फिर ये ब्लू डॉट्स जो मैं लगा रहा हूं, ये करंट यहां से निकाल के फिर बाहर ऐसे आएगा। मतलब लेंथ वाइज अगर मैं चेक करता हूं तो करंट ये पूरी लेंथ को क्रॉस करके बाहर आ रहा है। तो पाई एक्स बाई 2 इतनी लेंथ करंट ट्रैवल करेगा, इवन दो अगर मैं इस एलिमेंट के थ्रू ही इसको कंसिडर करूं तो। अच्छा, अब दूसरा सवाल वैसे तो बड़ा आसान है, लेकिन आपने थोड़ा सोचना है इस पे। कितने एरिया में से करंट क्रॉस करके जा रहा है? H into B minus A. H इंटू बी माइनस ए, दैट इज रॉन्ग। फिलहाल इस पॉइंट पर तो ये रॉन्ग है। मैं H into सिर्फ DX. हाँ, वेरी गुड बेटा, H इंटू डी एक्स।
क्योंकि बेटा अगर तुम गौर करोगे ना तो करंट सिर्फ इतने सेगमेंट में से हमने एंटर करा दिया फिलहाल वो बाद में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होने लगेगा, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट। तो फिलहाल अगर मैं इसका एरिया लिखूंगा तो क्या मुझे h इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा, अगर गौर करें आप तो, क्योंकि ये रेक्टेंगल तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। आ रही ना बेटा बात समझ? यस और नो? Yes, sir. अब आप मुझे ये बताएं कि इस सिचुएशन में अगर मैं रेजिस्टेंस dr लिखता हूं, जो कि सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट के लिए लिखना है मुझे, बाकी किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ इस एलिमेंट के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस लिखता हूं तो व्हाट शुड आई राइट? रो लेंथ की जगह पे क्या? पाई एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई ए, एरिया की जगह पे क्या? h इंटू डी एक्स। मतलब लमसम इस dr को मैं ऐसे लिख सकता हूं, रो पाई एक्स डिवाइडेड बाई टू एच डी एक्स। करेक्ट है? Yes, sir. अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आने वाली है, गौर करें। देखो ये एलिमेंट जरूरी नहीं है कि यहीं आए। अगर ये एलिमेंट मैं बिल्कुल अंदर की तरफ कंसीडर करता हूं, बिल्कुल एकदम अंदर की तरफ, इधर इधर कंसीडर करता हूं, ये ऐसे, जस्ट इमेजिन करो इधर मैंने ये एलिमेंट कंसीडर किया, तो आप सोचो कि कितनी लेंथ इसको ट्रैवल करनी पड़ती है अगर रेडियस ए मान लिया जाए तो। करंट को कितनी लेंथ ट्रैवल करनी पड़ती है अगर रेडियस ए मान लिया जाए तो? pi x by 2. Pi a by 2. Pi a by 2. शाबाश, पाई ए बाई टू। एक्स बाई टू नहीं, एक्स तो इस एलिमेंट के लिए होगा ना, अंदर की तरफ वाले पोर्शन में हुआ। अगर बिल्कुल इनर वॉल पे अगर मैं ये एलिमेंट चॉइस करता तो उसकी लेंथ ऑफ ट्रैवल हो जाती पाई ए बाई टू। अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं बिल्कुल आउटर पोर्शन पे इस तरीके का एलिमेंट चॉइस कर लेता तो उसको, अगर करंट यहां से ऐसे जा रहा है तो उसको कितनी लेंथ ट्रैवल करनी पड़ती है? आउटर रेडियस अगर बी है तो Pi b by 2. पाई बी बाई टू। अब करंट तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में से एंटर कर रहा है, तो कुछ करंट्स जो हैं वो पाई ए बाई टू वाली लेंथ को क्रॉस करेंगे और कुछ करंट्स जो हैं वो पाई बी बाई टू वाली लेंथ को क्रॉस करेंगे। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. तो एंटर करने वाले करंट्स के लिए क्या चीज वेरी हो रही है, लेंथ या एरिया? Length. लेंथ। अब यहां देखो, इस प्रीवियस प्रॉब्लम में इस सेक्शन में जब मैंने आपको समझाया तो मैं बोल रहा हूं पहले एरिया छोटा था बाद में बड़ा था, यूं यूं था मामला, पहले एकदम छोटा एरिया बाद में बड़ा एरिया। तो जैसे जैसे करंट आगे जा रहा है उसको बड़ा एरिया मिलता जा रहा है, तो एरिया वेरी कर रहा था यहाँ पे, इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ा। अब यहां कौन वेरी कर रहा है? Length. लेंथ। तो यहां भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नो डाउट यहां भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत खास बात यहां पे आपको कंसिडरेशन में लानी है, बहुत खास बात है। जरा इमेजिन करो ये सेगमेंट्स या ये जो एलिमेंट्स बनेंगे, क्या ये एक के पीछे एक ऐसे यूं यूं बनते जाएंगे? एक 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 सेक्शन ऐसा, लेयर बाय लेयर। Yes, sir. अब कुछ करंट जो अंदर की तरफ जा रहा है उसको थोड़ी ही लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, मतलब रेजिस्टेंस कम मिलेगा, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, मतलब हर सेगमेंट में से अलग अलग करंट जाएगा। सबसे ज्यादा करंट इस अंदर वाले पोर्शन में से जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन है, लेंथ कम है, रेजिस्टेंस कम रहने, लेंथ कम है इसलिए रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ करंट ज्यादा जाएगा। और जो करंट यहां एंटर करेगा, यहां लास्ट वाले पोर्शन में, उसको इतनी बड़ी लेंथ ट्रैवल करके जानी पड़ेगी, अगर लेंथ बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वी नो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ एंड रेजिस्टेंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इस लास्ट वाले सेगमेंट में करंट बढ़ जाएगा, सॉरी करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। Yes. इन सभी एलिमेंट्स में करंट अलग अलग है, यहां ऐसा नहीं था। यहां जो भी करंट एंटर कर रहा था हर अगले एरिया में वही करंट, उसके अगले एरिया में भी वही करंट, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे के कंटिन्यूटी में वही फ्लो करेगा ना। अब मान लो कि इस पूरी चौकट के अंदर आपको एंटर करना है, 500 लोग हैं, तो समझदार जो लोग हैं वो छोटा रास्ता ट्रैवल करेंगे ना, तो ज्यादातर लोग तो यहीं से जाएंगे। 500 Yes, में sir. से हो सकता है 450 यहीं से निकल रहे हैं, अगले में से कम, अगले में से कम, अगले में से कम, और जिनको पास बहुत ज्यादा टाइम पास करना है, जिनको जिंदगी खाली पड़ी है उनकी, वो बिल्कुल एंड से जाएंगे।
वक्त ही वक्त है उनके पास। तो बाइफर्केशन हो गया कि नहीं करंट का? चार्जेस बाइफर्केट होंगे, चार्जेस समझदार होते हैं, छोटा रास्ता लेंगे, कम रेजिस्टेंस पाथ लेंगे, वो एक ऐसे पाथ में से जाने की कोशिश करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम है। तो मैं यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो सेगमेंट्स हैं इनमें क्या डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हो गया इनमें, अलग अलग सेगमेंट में से अलग अलग करंट जाएगा। यस और नो? Yes, sir. अब एक कंसेप्चुअल बात दिमाग में बिठाओ जिसे हमें आगे डेफिनेटली कवर करना है इंशाल्लाह, कि कंसेप्चुअल बात यह है कि जब करंट डिवाइड हो जाता है तो एलिमेंट्स जो हैं वो पैरेलल में माने जाते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल माना जाता है। मतलब इसमें की जो लेयर बाय लेयर एक के पीछे एक जो बनी है, उनका अरेंजमेंट हम सीरीज इमेजिन नहीं करेंगे। कैसा इमेजिन करेंगे? Parallel. अब आप सोचेंगे सर पैरेलल इमेजिन करने में क्या फर्क पड़ता है? फाइनली सब मिलके ही तो टोटल करंट बना रहे होंगे, टोटल रेजिस्टेंस बना रहे होंगे। ऐसा नहीं बच्चों, बहुत फर्क पड़ता है। आपने क्लास 10th में सीखा होगा, देखो कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो R1 प्लस R2 करने से टोटल वैल्यू मिलती है कि नहीं? याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. आगे इस चैप्टर में भी हमको इस पर डिटेलिंग करनी है, लेकिन इस पॉइंट पर एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड प्रीवियस नॉलेज की जरूरत होगी कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो हम उसे R1 प्लस R2 करते हैं, और अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, याद करो। यस, क्या हम 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं? याद करो भाई, इस चीज को जरा कंफर्म करो तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो फिर तो क्या रटने की बात होगी। फिर तो जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आते हैं तो क्या हम 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं Yes, sir. टोटल वैल्यू निकालने के लिए? तो अब यहां पे भी हमको तो टोटल वैल्यू निकालनी है ना बेटा, इफेक्टिवली टोटल वैल्यू निकालनी है। अब टोटल वैल्यू निकालने के लिए ये अंदर का सेगमेंट, फिर उसके पीछे का सेगमेंट, फिर उसके पीछे का, फिर उसके पीछे का, फिर उसके पीछे का, ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंचे। लेकिन ये सारे सेगमेंट कैसे आ रहे हैं? सीरीज में आ रहे हैं कि पैरेलली आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? वो सीरीज में आ रहे हैं कि पैरेलली आ रहे हैं? जवाब दे बच्चा। Parallel. मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, समझ आ रहा है? टोन समझ में आ रहा है? मैं कैसे पूछ रहा हूं आपसे, कैसे, तो यू शुड आंसर इट क्विकली। कैसे आ रहे हैं वो? Parallel. पैरेलली आ रहे हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि वो पैरेलली आ रहे हैं? मैं बोल चुका हूं डिस्कशन में अभी। Currents was divided. शाबाश, करंट डिवाइड हो रहा है। करंट जहां डिवाइड होता है तो ब्रांचेस बनती हैं, ब्रांचेस का मतलब पैरेलल हो गया। और सीरीज में देखो ब्रांच नहीं बनती है, एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, तो सब में सेम करंट जाता है। तो ये एक नैक है सीरीज और पैरेलल को समझने का। जब करंट सब में सेम रहेगा तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है, और जब करंट डिवाइड हो जाता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो यहां करंट डिवाइड हो रहा था, तो इसका मतलब ये सारे इस तरीके के एलिमेंट्स जो हम बनाने वाले हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हैं। पैरेलली कनेक्ट होने पर हमें इनकी नेट वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी? डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके? 1/R1 plus 1/R2. हाँ, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि टोटल वैल्यू 1/R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr A to B। ये फर्क पड़ा, यहां इंटीग्रेशन डायरेक्ट हुआ था और यहां उल्टा करके हुआ। क्यों? रीजन क्या है? Current Parallel. divide. पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहां का रीजन सिंपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मुझसे आप कह सकते हो सर आपको कैसे पता चला यहां सीरीज में है? बहुत आसान है। जस्ट इमेजिन करो बेटा कि ये जो एलिमेंट आपने यहां कंसिडर किया, इससे पहले एक एलिमेंट है ऐसा। जस्ट सोचो, तो पहले वाले एलिमेंट में जो करंट एंटर करा, उसके अगले वाले में भी वही करंट एंटर करेगा ना? सिर्फ एरिया फैलता जा रहा है, लेकिन करंट तो उतना ही एंटर कर रहा है। Yes, sir. तो जब करंट सेम होता है तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है? Series. सीरीज। और सीरीज में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिया।
जब करंट डिवाइड हो जाता है तो कॉम्बिनेशन Parallel. Parallel combination. कॉम्बिनेशन होता है, तो हम 1/r1 + 1/r2 करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ इंटीग्रेशन भी 1 करके कर लिया। फर्क आया समझ में? ये बहुत Yes, sir. बहुत छुपा हुआ कंसेप्ट है यहाँ पे, इसमें अक्सर बच्चा गलती करेगा। अब जो dr की वैल्यू हम ऑलरेडी एस्टिमेट कर चुके हैं उसे यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट करें आप, बस ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो 1/r इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन चलेगा a to b, इसे रिवर्स करके करें लेकिन ठीक से। क्या आएगा? 2h dx, करेक्ट जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय रो पाई x, करेक्ट है बेटा? Yes, sir. अब जो चीज इंटीग्रेबल नहीं है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लें। 2h रो पाई इंटीग्रेशन a से b 1/x dx। अब ये तो खुशी की बात है, आपको वही मिला जो पहले से मिल रहा था। आंसर 1/r इज इक्वल टू, बोलो फटाफट। अरे सही जा रहे हैं, मुझे ही लिखना पड़ेगा। ln ln x. of p minus है ना, ln ऑफ x। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ सभी बच्चों के लिए। ln ऑफ x, अपर और लोअर लिमिट्स हैं a और b, सॉरी लोअर अपर a b, अपर लोअर सब्स्टिट्यूट करो, क्या आंसर है? ln b minus ln a. जब लॉग में दो चीजें माइनस हो रही होती हैं तो एक्चुअली वो क्या हो रही होती हैं डेसिमल में? Divide. b/a। क्या आपका आंसर पूरा हो गया? क्या आपका आंसर पूरा हुआ? No, sir. नहीं, आपने r नहीं निकाला, आपने 1/r निकाला है। तो पूरा करो इसको, बताओ आंसर क्या आएगा? रो पाई डिवाइडेड बाय 2h 1/ln ऑफ b/a। क्लियर हो रही है बात? देख लो मैंने कुछ लिखने में गलती तो नहीं की? यस? Yes, sir. ये पूरा का पूरा फैक्टर उठा के इन्वर्स करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। ln ऑफ a/b ऐसे नहीं हो सकता, यूं ना करें। ये पूरा फैक्टर उठा के इन्वर्स करना पड़ेगा, 1/b/a, b/a जैसा वैसा रहेगा। ओके, तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हमारे सामने थे एंड आई हैव डिस्कस्ड इट थॉरोली। इनफैक्ट ये तीन ऐसे केसेस हैं कि अगर आप इन तीनों को ढंग से समझते हैं तो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा। Constant considerations, integrable for the variation in length and integrable for the variation in area, series, parallel, सब आ गया इसमें। ओके, Yes, sir. चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मैं अब और ज्यादा आपको बर्डन नहीं देना चाहता। आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। यस।